आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन। तो ये पार्श्विक विस्थापन या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रकाश जो है, एक ये इस प्रकार से एक स्लैब हम ले लेते हैं, कांच का एक गुटका ले लेते हैं। ये एक कांच का हमारा गुटका है और इसकी मोटाई हम मान लेते हैं t है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रकाश हमारा इस कांच के गुटके से प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्रकाश है, इस तरीके से ये इस पर आपतित हुआ, ठीक है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि इस कांच के बाहर कौन सा माध्यम है आपका, वायु है ना। इसको हम कांच बोल देते हैं। यहाँ कांच आपका सघन माध्यम है और वायु जो है आपका वो विरल माध्यम है। तो जब भी प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। तो जब मुझे यहाँ पर अभिलंब बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो ये आपकी सतह है और यहाँ पर हमने डाला ये इस प्रकार से आपका अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिलंब। तो प्रकाश को जाना था बच्चों, देखिए सीधा बिल्कुल, है ना, ऐसा जाना था इसको, लेकिन ये क्या हुआ, अपने अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुक गई मतलब कि यहां से ये इस रास्ते को चलने लगी, इस रास्ते को फॉलो करने लगी, देखिए, ठीक है। अब यहां तो आपका एक ही माध्यम हो गया ना, कांच के अंदर जब प्रवेश कर गई है तो अब ये सीधी ऐसी चलेगी, सीधी मार्ग में बिल्कुल, है ना, इस तरीके से। तो देखिए ये सीधा चलने लगी और अब वापस से जब ये कांच के गुटके से निकल करके वापस वायु में प्रवेश कर रही है बच्चों, तो यहां फिर से माध्यम में बदलाव हो रहा है ना। ये वापस से किस में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो फिर से यहां पर माध्यम में जब बदलाव होगा तो यहां दोबारा से एक अपवर्तन होगा और ये अपवर्तन हमने फिर से यहां पर एक नॉर्मल लिया, अभिलंब बनाया। और अब आपको पता है कि जब ये सीधी यहां से ऐसी जानी थी तो जब भी विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश किरण अब अभिलंब से दूर हटने के बाद ये यहां से चलने लगी आपका इस प्रकार से, देखिए। क्लियर है बात बच्चों, कोई डाउट इसमें? तो देखिए प्रकाश आपका इस विरल माध्यम से पहले सघन माध्यम में प्रवेश करा, इसने सघन माध्यम में जब प्रवेश करा तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, झुक करके चलने लगी। और फिर जब ये वापस से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि प्रकाश जो मेरा आ रहा था, आपतित हो रहा था, वो ये है, ठीक है। हम इसको बना दें ऐसा, इस प्रकार से। तो ये प्रकाश हमारा आपतित हो रहा था, इसको हमको बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश अब इस जगह से थोड़ा सा अपने मार्ग से हट गई ना, यहां से विचलित हो गई। तो ये जो इसका हटना है इसी को हम कहते हैं बच्चों पार्श्विक विस्थापन, है ना, कि प्रकाश अपने वांछित मार्ग से थोड़ा सा हट करके चलने लगी, ठीक है बच्चों। तो ये अभी हमको क्या करना है बच्चों कि ये जो पार्श्विक विस्थापन जो हुआ लाइट में, प्रकाश में जो विस्थापन आया उसके मार्ग में, इसी का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करा बच्चों, यहां पर डाल दिया हमने एक अभिलंब, ये, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए ये जो विस्थापन हुआ इसको हम मान लेते हैं d, इस d का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों से, किस प्रकार से हम विस्थापन इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए वायु यहां पर आपतित हुआ इस पे, तो अभिलंब से जो कोण बनाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपका आपतन कोण। और ये अपवर्तित हो गया अपने मार्ग से, इसको हमने नाम दे दिया R1, ठीक है। अब आपको पता है ये R1 या फिर R आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भी अभिलंब है और ये भी अभिलंब है ना बच्चों, और ये आपकी एक सीधी रेखा जा रही है, इसको अपन नाम दे देते हैं A, इस बिंदु को नाम दे दिया B, यहां दे दिया इसको C, और ये प्रकाश आपकी निर्गत D आ गई, मान लीजिए। तो ए भी आपकी प्रकाश आपतित हुई, उसने अपवर्तन कोण कितना बनाया आपका R। अब चूंकि ये और ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, आपके अभिलंब है, तो यहां जो कोण बनता है ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। आपने पढ़ा हुआ है ना एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो ये आपके कोण बराबर होंगे। और अब ये जो प्रकाश यहां से बाहर निकली इसको हम मान लेते हैं अपना E, जो हमारा निर्गत कोण है, कांच से निकल करके प्रकाश हमारा वापस से वायु पे पहुंच रहा है, ठीक है बच्चों।
तो अब हमको इसके d का मान निकालना है। ये d किस प्रकार से निकालेंगे तो बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए इस d के मान को निकालने के लिए हमको इस वाले जो त्रिभुज हमको दिख रहा है यहाँ इसको हम मान लेते हैं अपना f मान लेते हैं बच्चों। तो आपको ये d जो है किस त्रिभुज के अंदर पे दिख रहा है, यहां से देखिए इस वाले त्रिभुज के अंदर दिख रहा है ना, तो हमको सबसे पहले इस त्रिभुज से इसका तुलना करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूं, जैसे ये आपका जो ए बी प्रकाश जो सीधी जा रही थी ये एम वाले मार्ग से, ये एम वाले मार्ग से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो गई ना। तो ये जो कोण बन रहा है बच्चों, है ना, ये वाला कोण आर के बगल पे जितना ये अपने मार्ग से हट गई, इसी को हम कहते हैं बच्चों हमारा विचलन कोण बोल सकते हो आप इसको, विचलन कोण, ठीक है, जिसको आप डेल्टा से भी दर्शा सकते हो, विचलन कोण, है ना। या हम कहें कि ये कितना बराबर होगा बच्चों, तो आप देखिए ये आई है और ये सीधी रेखा इस तरीके से जा रही है यहां पर से बीएम वाली, है ना, तो ये सीधी रेखा और ये आपका अभिलंब, तो दो जब रेखाएं ऐसे सीधी कट करती हैं तो वहां पर ये जो कोण बनते हैं अपने उलट पुलट वाले, उसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ना बच्चों। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर, मतलब जितना कोण आपका ये वाला है ए बी, ये अभिलंब बना रहा है आपतन कोण, उतना ही कोण यहां से ये पूरा का पूरा ये हमारा बनाएगा। ये पूरा का पूरा हो गया आई। तो जब इसमें से ये आर आधा चला गया हमारा इधर पे, तो ये जो बचा वो कितना बचा आपका बच्चों, आई माइनस आर। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए हम इसमें देखते हैं हम d का मान किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए ये जो कांच की मोटाई है, इसकी मोटाई को हम मान लेते हैं बच्चों t मान लेते हैं, ठीक है यहां तक। तो चलिए किस प्रकार से हम देखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा दो चीजें, कि जैसे ये जो ए बी हमारी जो रेखा है और जो बाहर निकली हमारी प्रकाश किरण सी डी, है ना, ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है ना, ये हमेशा क्या होंगी बच्चों, समानांतर होंगी। और ये जो आपतन कोण है और निर्गत कोण है ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, आई और ई आपस में बराबर होंगे। इस आई और ई को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आई सबसे पहले हम सिद्ध कर लेते हैं आई और ई को बराबर। तो चलिए देखिए बच्चों, आई वाला जो कोण है आपका यहां पर देखिए, है ना, यहां पर ये बन रहा है। और स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, है ना, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम कहता है बच्चों कि अपवर्तनांक जो आपका होता है, तो यहां वायु से कांच में अपवर्तनांक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए म्यू डब्ल्यू, सॉरी वाटर नहीं है ग्लास है ना, ए म्यू जी। तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करिए, साइन आई बाई साइन आर। तो हमने यहां पर लिखा साइन आई बटे पे साइन आर। कोई दिक्कत है बच्चों इस पे, इसको हमने मान लिया सपोज पहला। अब जब ये बी बिंदु से आप आगे सी पर आते हैं, है ना, ये कहां पर है, बिंदु बी पर है ना, इसको हम लिख लेते हैं बिंदु बी पर। तो पहला अपवर्तनांक बच्चों आपका बी पर हुआ, दूसरा अपवर्तनांक कहां पर हो रहा है बच्चों, सी पर हो रहा है ना। तो यदि सी पर हम यही नियम लगाएं तो देखिए अपवर्तनांक किस माध्यम से किस माध्यम में हो रहा है, कांच से वायु पे हो रहा है ना। तो आप इसी सूत्र को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे जी म्यू ए और बराबर पे साइन। अब बताइए यहां पर आपतन कोण क्या हो गया बच्चों, यहां पर देखिए, तो ये प्रकाश यहां से चल करके ये आपतित हुई ना, तो ये अविलंब से आपतन, ये जो कोण बना रहा है ये आपका हुआ आपतन कोण, मतलब आर, और बटे पे अपवर्तन कोण जो हुआ वो हो गया आपका ई। क्लियर है बात। ये कौन से बिंदु पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो बिंदु सी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये ए म्यू जी है और ये जी म्यू ए है। आपको पता है कि भाई ये आपस में इनका गुणा करेंगे तो बराबर किसका आता है, एक के, या हम इसको ए म्यू जी वापस से लिख सकते हैं। कैसे, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से देखिए बच्चों, है ना, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, है ना। तो जी म्यू ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/a म्यू जी, है ना, ऐसा हम उलट सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। बराबर पे कितना बच गया बच्चों आपके पास में, साइन आर बटे पे साइन ई। कोई दिक्कत है इसमें। और अब यदि आप इसको सीधा करते हैं, मतलब हमने इसको लिखा ए म्यू जी, तो जब इसको आपने उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन ई और बटे पे साइन आर।
क्लियर है इतनी बात? तो यदि हम इसको पहला लें और इसको दूसरा लें तो देखिए दोनों जगहों पर ए म्यू जी बराबर साइन आई बाई साइन आर और यहाँ ए म्यू जी बराबर साइन ई बाई साइन आर। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका साइन आई बटे पे साइन आर बराबर पे किसके हो जाएगा बच्चों साइन ई बटे पे साइन आर। ठीक है, अब देखिए साइन आर तो बराबर ही है, खत्म हो गया वो। साइन आई बराबर क्या बच गया साइन ई, और यदि हम यहां से साइन हटा दें तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों आई बराबर ई के, और आई मतलब आपका आपतन कोण, ई मतलब आपका निर्गत कोण। तो यहां देखिए हमारा जो ये प्रकाश आपतित हो रहा था और ये जो निर्गत है दोनों के दोनों क्या हुए आपस में बराबर हुए। तो ये तो रही बात बच्चों यहाँ पर आपतन कोण और निर्गत कोण को आपस में बराबर करने की, जिससे ये सिद्ध ये भी होता है हमारा कि ये प्रकाश जो है दोनों आपस में एक दूसरे के समानांतर भी हैं। अब जैसे मुझे क्या करना है बच्चों d का मान निकालना है, पार्श्विक विस्थापन का मान निकालना है। अब इस d का मान कैसे निकालूंगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें, है ना। पार्श्विक विस्थापन हम यहां पर लिख लेते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब जैसे मैंने बताया आपको कि D यहां पर आपको दिख रहा हुआ है और ये आपका एक त्रिभुज आपको दिख रहा है यहां पर, और ये हमने बनाया है 90। तो कोण यहां पर आपको I माइनस आर ये विचलन कोण दिख रहा है आपको यहां पर। तो जब ये कोण और ये 90 को मिलाने वाली रेखा कौन सी आपकी BM ना, ये बन जाएगी आपकी आधार, और मुझे D का मान निकालना है इसमें, है ना। ये आधार बन गया तो ये BC रेखा जो आपकी वो कर्ण बन जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मेरे पास में T मोटाई दिया हुआ है कांच का ना, तो मैं इसकी तुलना ध्यान से देखिए, मैं ये अभिलंब को आगे की तरफ यदि बढ़ाता हूं ऐसे तो ये इसकी मोटाई के बराबर हो जाएगा, जिसको मैं मान लेता हूं L। तो अंततः मुझे क्या करना है बच्चों, इस D का L से तुलना करना है ना, ये BL से तुलना करना है ताकि मैं उसकी जगह पर T रख सकूं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इन दोनों त्रिभुजों पे आपको ये वाला भाग कॉमन दिख रहा है ना BC, तो हम क्या करेंगे D को इससे तुलना करते हैं, तो ये बन गया आपका बच्चों लंब और ये BC हो गया आपका कर्ण। तो कौन से त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, BCM में, है ना। तो हमने लिखा यहां पर त्रिभुज BCM में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये क्या है आपका लंब और ये क्या बना आपका कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध हमको बच्चों कौन देता है, साइन देता है ना। तो हमने वहां पर लिखा साइन, और कोण का मान कितना है बच्चों, तो ये कोण हमारा है ना विस्थापन वाला I माइनस आर। तो साइन I माइनस आर, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है देखिए बच्चों आपका D और बटे पे कर्ण आ गया आपका बच्चों BC। ठीक है, और जब यहां से आप D का यहां पर मान तिरक गुणा कर दें तो ये D बराबर हो जाएगा आपका बच्चों BC और गुणे पे साइन I माइनस आर। ठीक है, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत इस पे। अब जब हमको यहां पर BC मिल गया हुआ है तो हम इससे तुलना करके BC का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो चूंकि ये अभिलंब है तो यहां पर ये कोण कितना बनाएगा बच्चों 90। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये 90 है और ये थीटा वाला कोण ना R, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये है आधार और ये आपको बना हुआ है 90 के सामने वाला कर्ण। तो आधार और कर्ण आ गया ना बच्चों। तो आधार और कर्ण का संबंध कौन देता है हमको, कॉस देता है। तो ये त्रिभुज कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, BLC की। तो यहां हम लोग लिखते हैं बच्चों त्रिभुज BLC में। तो देखिए बच्चों यहां आधार और कर्ण ना, तो कॉस मान देता है आपको, तो हमने लिखा कॉस, और कोण क्या बन रहा है बच्चों आपका यहां पर R। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या बन रहा है बच्चों आपका BL, है ना, और बटे पे कर्ण क्या है बच्चों आपका BC। ठीक है यहां तक। तो आप चाहें तो यहां पर BL का मान रख दें, चूंकि हमको पता है कि BL जो है किसके बराबर है, T मोटाई के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं cos R बराबर T बटे पे BC। और यदि आप यहां से BC का मान निकालेंगे तो ये BC इधर तिरक गुणा चला गया, तो BC का मान निकालेंगे तो cos R बटे पे आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा BC बराबर T बटे पे cos R। ठीक है बच्चों, तो जब BC का मान मिल गया, अब हम इसको पार्श्विक विस्थापन पे रख सकते हैं अपने, तो है ना। तो अतः D बराबर कितना आ जाएगा बच्चों जरा बताइए। तो D बराबर BC का मान रखिए T बटे पे cos R, है ना, और गुणे पे आ गया आपका साइन I माइनस आर।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए इनके मान हमको ज्ञात हो सकते हैं। टी क्या है आपका मोटाई है, आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है ना, तो अपवर्तनांक के सूत्र से हम अपवर्तन कोण का भी मान निकाल सकते हैं, और ये साइन आई माइनस आर, ठीक है। या इसी सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, टी गुणे पे 1/cos क्या कहलाता है बच्चों आपका सेक कहलाता है, तो सेक आर, और गुणे पे आ गया आपका साइन आई माइनस आर। तो इस तरीके से इस सूत्र पे मान रख करके आप जो इसमें पार्श्विक विस्थापन हो रहा है ना, उसका मान आप निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं कि हमारी प्रकाश किरण जो है वो अपने मार्ग से कितना विचलित होगी। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान रहा आपको। अच्छा, ये पार्श्विक विस्थापन किस पे निर्भर करता है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो आपको टी पर, कि जितना ज्यादा टी का मान होगा विस्थापन उतना ही अधिक होगा। आपतन कोण का मान आप बढ़ाओगे तब भी पार्श्विक विस्थापन का मान आपका बढ़ जाएगा, अधिक विस्थापित होगी हमारी प्रकाश किरण। इसके अलावा जो कांच का जो है हमारा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मान जितना ज्यादा होगा पार्श्विक विस्थापन का मान भी हमारा उतना ही अधिक होगा। क्लियर है बात बच्चों, तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस था। देखिए 2-3 लाइन पे हमने किया, तरीके को समझना है कि पार्श्विक विस्थापन हम किस प्रकार से इसको निकाल रहे हैं। तो नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला टॉपिक है बच्चों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, है ना। जैसे 2 से ज्यादा माध्यम हो, 3 माध्यम हो हमारे पास में, तब प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होगा आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ऊपर पे एक माध्यम है वायु, ठीक है, वायु से प्रकाश आपकी आपतित हो रही है, और फिर ये अपन ने इसके अंदर पे यहां पर एक माध्यम ले लिया आपका, ये हो गया आपका जल, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये जल के नीचे यहां पर मान लेते हैं बच्चों आपका ये भरा हुआ है यहां पर कांच, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वायु यहां पर सबसे विरल हो गया, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो म्यू होगा किसका, वायु के लिए, तो है ना, हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसको एयर, है ना। वायु का अपवर्तनांक ये सबसे कम होगा, जल का इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा वाटर, और फिर कांच का इससे भी ज्यादा होगा, है ना। तो ये इस तरीके से मतलब सघनता जो है वायु की सबसे कम है, विरल है सबसे, फिर जल इससे सघन हो गया, और जल से भी सघन कौन सा हो गया बच्चों, कांच। तो इस प्रकार से हमारे पास में देखिए 3 माध्यम आ गए, और इन तीनों माध्यमों में किस प्रकार से अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का उसको हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे ये प्रकाश किरण आपकी है, एक ये चल करके आई और ये वायु से जल में प्रवेश कर रही है। तो बारी बारी से सारी चीजों को हम लिखते भी जाएंगे बच्चों, है ना। तो मान लीजिए हमारे ये प्रकाश किरण जो है इसका हमने नाम दिया PQ नाम दिया, ठीक है। PQ प्रकाश किरण आपतित आई। अब जब PQ आपतित हो रही है तो आपको पता है कि जब भी आपतन होगा यहाँ पर माध्यम में बदलाव होगा, तो यहाँ क्या होगा बच्चों आपका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन कैसा होगा बच्चों यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये विरल से सघन पे जा रही है तो ये अपने माध्यम मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मान लीजिए ये इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, और ये यहां से चल रही है, देखिए क्लियर है बात बच्चों इतनी। तो ये कोण बन गया हमारा मान लीजिए R, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे। अब ये ध्यान से देखिएगा, अब ये प्रकाश किरण यहां से चल करके आगे जा रही है, ठीक है। अब यहां फिर से देखिए जल और कांच, यहां बदलाव हुआ माध्यम का, जब माध्यम का बदलाव होगा तो यहां फिर से अपवर्तन होगा। तो अब फिर से अपवर्तन दर्शाने के लिए हमने यहां पर वापस से एक अभिलंब डाला ये, और मान लीजिए इस प्रकाश का नाम हम दे देते हैं PQ, और ये इसको दे दिया हमने R। अब ध्यान से देखिएगा, ये जितना कोण बना रही है वही उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा ना, अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ था एकांतर अंतः कोण वाला। तो ये R आपका बराबर हुआ इस पे। अब ये प्रकाश किरण फिर से सघन में गई, तो अब ये वापस से अपने मार्ग में से थोड़ा सा विचलित होकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये देखिए और झुक करके चलने लगी, और ये इस प्रकार से वापस से अब ये कांच से चलते हुए किसमें प्रवेश कर रही है बच्चों, आपका वायु पे प्रवेश कर रही है ना। तो यहाँ पर फिर से आपका अपवर्तन होगा। तो हमने वापस से एक ये अभिलंब डाला, और चूंकि इस बार देखिए, इस बार ये कांच से कहां प्रवेश कर रही है बच्चों, वायु में, मतलब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो ये हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से दूर हट करके और ये इस प्रकार से चलने लगी। क्लियर है बात बच्चों। तो ये हमने नाम दे दिया क्या इसको, निर्गत कोण E। अब आपको यहां पर ध्यान होगा, चूंकि ये R है ना,
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको अपन नाम दे देते हैं अलग अलग। इसको दे देते हैं R1, तो ये भी हो गया R1। इसको दे देते हैं R2, तो ये भी हो जाएगा आपका R2। कोई दिक्कत बच्चों? और ये हो गया आपका E। क्लियर है इतनी बात बच्चों? कोई डाउट इस पर? फिर से एक बार देख लीजिए सॉरी। PQ आपकी प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है और आपतन के बाद ये अविलंब से आई कोण बना रही है, वायु से जल पे जा रही है, सघन विरल से सघन में, तो ये अविलंब की ओर झुक करके चलने लगी। अपवर्तन कोण हमारा R है, R1 है। और फिर ये जब ये जल वाले माध्यम से कांच में प्रवेश करती है, वापस से विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये हमारा R1 यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। और ये R2 हो गया आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ये R2 कोण से जब ये चली प्रकाश हमारी कांच में और वापस से कांच से कहां प्रवेश कर रही है बच्चों? ये वायु में। मतलब कितना बार माध्यम का बदलाव हुआ? 4 बार हुआ ना। तो यहां वापस से देखिए ये एक कोण बनाई E, जो हमारा क्या कहला गया? निर्गत कोण। अब आपने पहले भी देखा हुआ था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके विभिन्न माध्यमों से होते हुए वापस से उसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो हमेशा प्रकाश किरण समानांतर ही होती है, उसमें एक विस्थापन जरूर हो जाता है। विस्थापन आपने पार्श्विक विस्थापन पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसको बच्चों हम देखते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको पढ़ने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे हमको यदि जल के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम इस विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमने यहाँ पर इसको R दिया हुआ था और इसको हम दे देते हैं S, और ये दे दिया हमने T। तो चलिए कहां कहां पर अपवर्तनांक हो रहा है बच्चों? यहां पर Q पर हो रहा है, R पर हो रहा है, S पर हो रहा है। तो हम बारी बारी से इन बिंदुओं पर चलेंगे। तो स्नेल के नियम से, है ना, अपवर्तनांक का सबसे शानदार सूत्र स्नेल के नियम से। तो कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग बिंदु Q पर निकाल रहे हैं ना। तो बिंदु Q पर, तो देखिए बच्चों बिंदु Q पर लगाइए। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों? आपका म्यू। तो म्यू ध्यान से देखिएगा किससे किस में हो रहा है बच्चों? वायु से जल पे हो रहा है ना। तो हमने यहां पर लिखा वायु के लिए A और जल के लिए लिखा W, बराबर पे साइन आपतन कोण की जा। तो आपतन कोण क्या है यहां पर बच्चों? आपका I, और अपवर्तन कोण की जा। तो अपवर्तन कोण हो गया बच्चों आपका R1। क्लियर है इतनी बात? तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमने मान लिया पहला। इसी तरीके से बिंदु अगला है आपका R पर। तो हमने यहां पर लिखा बिंदु R पर। तो चलिए अगेन बच्चों, बिंदु R पर किस माध्यम से किस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है? जल से कांच पे। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों जल से। तो W और म्यू किस में बच्चों? कांच में। तो G बराबर आपतन कोण की जा। तो आपतन कोण क्या है बच्चों? आपका R1 है वहां पर। तो हमने लिखा है इसको साइन R1, और बटे पे क्या आ जाएगा? अपवर्तन कोण। तो ये हो गया बच्चों अपवर्तन कोण आपका साइन R2। क्लियर है? ये हो गया बच्चों आपका दूसरा। इसी तरीके से फिर आगे अपवर्तन हो रहा है बच्चों S पर। तो हमने यहां पर लिखा बिंदु S पर। फिर से स्नेल का नियम लगाइए बच्चों। तो यहां पर हो रहा है कांच से वायु पे। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, कांच से वायु पे हो रहा है। तो G म्यू A, और बराबर फिर से बताइए आपतन कोण। तो आपतन कोण कौन सा हुआ बच्चों? यहां पर अपना R2 हो गया। तो साइन R2, और बटे पे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण हो गया बच्चों आपका E। तो ये हो गया आपका साइन E। क्लियर है बात इतनी? कोई डाउट बच्चों इस पे? तो इस तरीके से तीनों बिंदुओं पर जहां जहां पर अपवर्तन हो रहा था वो हमने यहां पर मान निकाला इसका। अब चूंकि प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चल करके अन्य कई माध्यमों में प्रवेश करती है और वापस से उसी माध्यम में प्रवेश करे, तो इन सभी का अपवर्तनांकों का गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर से भी हम उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कैसे? तीनों समीकरणों को आप गुणा कर दीजिए। तो है ना, हमने लिखा समीकरण 1, 2 व 3 को गुणा करने पर। तो चलिए बच्चों गुणा करिए। तो बारी बारी से हम इसको गुणा कर लेते हैं। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो W म्यू G, और गुणे पे आ गया बच्चों आपका G म्यू A, बराबर पे कितना हो जाएगा? इन सभी को बारी बारी से गुणा करिए बच्चों। साइन I बटे पे साइन R1, गुणे पे साइन R1 बटे साइन R2,
फिर गुणे पे है बच्चों साइन R2 बटे पे साइन E। ठीक है बच्चों, अब देखिए R1 तो R1 से कट गया, साइन R2 से कट गया, और साइन I साइन E से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि I और E आपस में बराबर होते हैं। आपने पहले ही पढ़ा हुआ ना, चूंकि I और E क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये जितने कोण से आपतित हो रही है, यदि वापस से उसी माध्यम में से बाहर निर्गत होगी तो उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस निकलती है। तो I और E क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये सब कट गया ना आपस में एक दूसरे से, तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में, देखिए जरा। तो ये हो गया आपका A म्यू W गुणे पे W म्यू G गुणे पे G म्यू A, है ना, बराबर हुआ आ गया बच्चों आपके पास में एक। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से अब देखिए, यदि हमको निकालना है W म्यू G का मान, W म्यू G मतलब क्या समझे आप, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो बच्चों देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। W म्यू G, ये A म्यू W लिखा है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और ये लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं हुआ ना, इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो उत्क्रमणियता के सिद्धांत से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको एक बटे करते हैं ना। तो देखिए हम वही प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो A म्यू W गुणे पे W म्यू G, और गुणे पे इसको मैंने लिखा 1 बटा A म्यू G, है ना। उत्क्रमणियता का सिद्धांत आपको यही कहता है कि G म्यू A लिखा है, आप उसको 1 के बटे में कर दीजिए, है ना। तो ये बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 के आ जाएगा। अब देखिए, अब आप यहाँ से W म्यू G का मान निकालिए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो W म्यू G बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा बच्चों, गुणे पे जाएगा। तो ये हो गया आपका A म्यू G, और बटे पे ये गुणे पे है, कहाँ जाएगा बच्चों, इधर जाएगा तो बटे पे। तो ये आ गया आपका A म्यू W। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आपने ये एक सूत्र निकाला जिसके हिसाब से हम लोग कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। कैसे? कि यदि आपको कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पता हो और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पता हुआ हो, तो इनका जो अनुपात होता है ये जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का अपने मान निकाला। और यदि इसका मान आपको पता होगा, इन निरपेक्ष मानों का पता होगा, कांच का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक पता, जल का अपवर्तनांक पता हो, इनका अनुपात आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बात बच्चों? नोट डाउन करें इसको।